हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू। सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार हमारा प्रयास रहेगा कि पर डे हम 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और ये जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं आपके सामने, ये केवल टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ वाले बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है जिनके पास मेन सब्जेक्ट है, बल्कि उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और मेन सब्जेक्ट के तौर पर सोशियोलॉजी उनके पास नहीं है। कुछ बच्चों का क्वेश्चंस होगा क्यों का जवाब ये है कि जितने भी एग्ज़ाम्स अदर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैंने देखा है उनमें कि सोशियोलॉजी से 1 या 2 से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मैंने हरियाणा एसआई का पेपर देखा था, कांस्टेबल का देखा था, ग्राम सचिव पटवारी का भी देखा था, जिसमें सोशियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बच्चों को लगता है क्योंकि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, सीधी सी बात है, अगर सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं आएगा। अगर कॉमन क्वेश्चंस है फिर तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी राइटर से, किसी जो समाजशास्त्री हैं, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने किस पर अध्ययन किया है, क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो नहीं बता पाएंगे वो। तो उनको लगता है कि जो ये क्वेश्चंस आया है आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सोसाइटी में रहते हैं और हमें समाजशास्त्र का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि जो समाजशास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक व्यक्ति को समाजशास्त्र का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए हर एक बच्चा जिसके पास मेन सब्जेक्ट के तौर पर सोशियोलॉजी नहीं है, उसको भी सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए। इससे हमें क्या होता है कि जो अदर कंट्री हैं या स्टेट हैं, सभी के बारे में हमें यहाँ मतलब कि हर एक प्रकार के राइटर मिलेंगे देखने को, समाजशास्त्री, जो वहाँ के कल्चर, वहाँ के कस्टम्स के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। क्योंकि समाजशास्त्र कहता है कि हमें आज क्या है उसमें कैसे जीना है, क्या चल रहा है, उसका अध्ययन करता है। ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेता है कि क्या होना चाहिए या पहले क्या था, ये इसमें जीता है कि आज क्या है। तो इसलिए हर एक बच्चे के लिए सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको कहीं भी सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट या सेशन, कोई सा भी सेशन चल रहा है, तो आप दिन में 10-15 मिनट निकाल कर सोशियोलॉजी ज़रूर पढ़ें। तो आज जो हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आप सबके सामने, चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चंस है हमारे स्क्रीन पर वह है, किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। तो यह मानना जो था ये था वेबर का। किसका? वेबर का मानना था। वेबर कहते हैं कि जो समाज है हमारा, वो मूल्य से अलग नहीं हो सकता या मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक सोसाइटी का एक वैल्यू है, एक मूल्य है। मैं आपको बता देती हूँ इनके कुछ, जो मैक्स वेबर ने जो मेन जो लाइन बोली है कि समाज में रहने के लिए क्या ज़रूरी है, वो किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहला तो वो कहते हैं कि सामाजिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है उन्होंने, पहला। दूसरा, समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि कोई भी शारीरिक क्रिया, कौन सी? कोई भी शारीरिक
क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया का रूप नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच संबंध का पाया जाना आवश्यक है। और वो कहते हैं कि वो जो अपनी विधि में बताते हैं, अब जो उन्होंने अध्ययन किया है, कहते हैं कि आदर्श विधि को बहुत मेन मानते हैं। आदर्श विधि की बात करते हैं वो। आदर्श विधि को एक मानसिक अवधारणा मानते हैं, एक अमूर्त अवधारणा है आदर्श विधि। आदर्श का मतलब यहाँ ये आइडियल वाला नहीं है, बल्कि आदर्श प्रारूप जो है, आदर्श जो विधि है, या हम प्रारूप की बात करें तो उसको मानते हैं वो जो कॉमन चीज़ है, जो हर एक समाज में पाई जाती है। जैसे आप मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि हर जगह जो है, जैसे कि फैमिली, कहते हैं कि यहाँ पे एकाकी परिवार है, और यहाँ पे जो है ये एकल परिवार है, ये संयुक्त परिवार है। हर किसी राइटर ने एकल परिवार या संयुक्त परिवार की जो डेफिनेशन दी है वो अलग अलग प्रकार से दी है, लेकिन आदर्श तो सबका अलग अलग है। जो जिस सोसाइटी में रह रहा है या जिस कंट्री में, स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दी है, लेकिन जो उन सभी में कॉमन चीज़ बताई है सभी ने, उसको ही ये आदर्श प्रारूप मानते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह है, कौन समुदाय के अंदर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? तो वो कौन कहते हैं? सामाजिक वर्गों की। जब सामाजिक वर्गों की बात आएगी, विभेदीकरण की, अलगाव की, तो हमें किसे याद करना चाहिए? कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। अब जो ये कार्ल मार्क्स हैं, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए ये कहाँ के हैं। ये रहने वाले हैं जर्मनी के। ये क्या है? एक जर्मन समाजशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स। इनकी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वो स्वयं अपना इतिहास लिखता है। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं लिखता है। जो मुझे इनकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पसंद है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? तो वो दिया है किसने? मैक्स वेबर ने दिया है। इसका राइट आंसर है डी। सॉरी, इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। डी नहीं, कार्ल मार्क्स है। अधिशेष मूल्य का यहाँ मतलब है कि जो प्रॉफिट से, हम प्रॉफिट से समझ सकते हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? पहला है विभेद, उच्च श्रेणी की आत्मनिर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्पमात्रा। गलत है। दूसरा है यहाँ पे सादृश्य, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व, क्षतिपूर्वक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की उच्च मात्रा। ये भी गलत है। तीसरा है विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अभी तक सही चल रहा है ये। उच्च नैतिक घनत्व, ये भी सही है। क्षति पूर्वक प्रतिबंध, ये भी सही है। सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा, ये है हमारा राइट आंसर।
क्या है, सबसे पहले आएगा विभेद, उसके बाद आएगा उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, फिर उच्च नैतिक घनत्व, उसके बाद क्षतिपूर्वक प्रतिबंध, देन सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। तो हमारा आंसर यहाँ कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पहले पढ़ना है और फिर यहीं से हमें आंसर निकालना है। नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ पे जाकर हमें टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, ध्यान से इसको पढ़ना है क्योंकि आंसर जो है हमारे क्वेश्चन का यहीं पे छुपा हुआ है। क्या है, समकालीन समाजशास्त्र के प्रति मैक्स वेबर के सर्वाधिक ज्ञात योगदानों में से एक आदर्श प्रारूप पद्धति है। जो भी हमने पढ़ा था, आदर्श प्रारूप पद्धति क्या होती है, जो सभी जो कल्चर है, जो संस्कृति है और सबकी जो कल्चर्स कस्टम्स हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें से जो चीज़ कॉमन है सभी में, उसे ही हम आदर्श प्रारूप कहते हैं। आगे है, उनका मानना था कि यह समाजशास्त्रियों का उत्तरदायित्व है कि वे ऐसे अवधारणात्मक साधन विकसित करें जिसको बाद में इतिहासवेत्ताओं और समाजशास्त्रियों द्वारा उपयोग किया जा सके। ऐसा अवधारणात्मक साधन आदर्श प्रारूप था। एक आदर्श प्रारूप की विरचना या एक या अधिक दृष्टिकोणों के एक पक्षीय आघातन के द्वारा और बड़ी संख्या में विस्तृत विभक्ति, कमोवेश उपस्थित और कभी कभी अनुपस्थित ठोस व्यक्तिक घटनाएं जो उन एक पक्षीय प्रबलित दृष्टिकोणों के अनुसार एक एकीकृत विश्लेषणात्मक रचना में व्यवस्थित किए गए हैं के संश्लेषण के द्वारा होती है। अपनी अवधारणात्मक शुद्धता में यह मानसिक रचना वास्तविकता के आनुभाविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती। यह अनिवार्यता आनुभाविक शोध करने में और सामाजिक जगत के विशिष्ट पहलू को समझने में सहायक एक मापदंड है। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किस में आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं हैं। नहीं पे फोकस करना है, नहीं है। अब हमने जो जो पढ़ा है ऊपर, उनमें से अब देखना हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, पैराग्राफ में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। जो नहीं आई हैं वही आंसर है। पहला है मानसिक रचना, दूसरा है एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में विद्यमान। ठीक है, मानसिक रचना पढ़ा था हमने, एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित ये भी हमने पढ़ा था। वास्तविकता में विद्वान ये हमने नहीं पढ़ा था कि वास्तविकता में विद्वान, हमने क्या पढ़ा था, वास्तविकता के आनुभाविक रूप से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, मानसिक रचना ये हमने पढ़ा था। एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित ये भी पढ़ा था, विरचित दृष्टिकोण। तीसरा, वास्तविकता में आनुभाविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती। तो ये हमने चारों चीज़ें पढ़ी थी। तो हमारा आंसर राइट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है, नहीं है की बात करता। तो इसमें पहला क्या है, आनुभाविक शोध करने में सहायक। ठीक है ये तो हमने पढ़ा था। कारणवाचक व्याख्या करना ये भी है। थर्ड है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि इससे सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा, तो ये गलत हो गया। अब डी है तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता पहुंचाना, ये हमने पढ़ा था, ये सही है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम पूछ रहा है कि निरूपण का प्रयोजन नहीं है, तो वो है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे? पहला है यहाँ पे, यह पद्धति उपयोगी है और यहाँ तक गुणवत्तापूर्ण शोध करने में भी सहायक है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसका प्रकार्य इसकी अपसरिताएं और सादृश्य कारणता स्थापित करने के लिए आनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? ये दोबारा से रिपीट हो गया है, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, जिस पर वेबर बात नहीं करते हैं। चलो हम अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीट हो चुका है, जिसका आंसर था कौन सा था यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ये भी रिपीट हो गया है। अब हाँ, ये क्वेश्चन हमें करना था, क्वेश्चन नंबर 8। दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्नलिखित में से क्या माना है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सामान्य, असामान्य, वैध, अवैध। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है सामान्य। सामान्य क्यों मानते हैं ये? क्योंकि दुर्खीम का कहना है कि जो ये आत्महत्या है ये सामान्य है, क्योंकि इंसान खुद की वजह से, कभी भी कोई व्यक्ति खुद की वजह से सुसाइड नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे रीजन जो है आत्महत्या करने का वो है समाज ने जो बहुत सारे रीति रिवाज, जो रूल रेगुलेशन जो बनाए हैं, कई बार इतने ज़्यादा मतलब वो हम बोल सकते हैं टफ होते हैं हमारे लिए, जिसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि जो सोसाइटी है हमें एक नेगेटिव तरीके से देख रही है। अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो समाज क्या कहेगा, क्योंकि हमारा समाज तो इसको अनुमति ही नहीं देता है। इसके चक्कर में कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेंगे, मतलब समाज का कहीं ना कहीं समाज का बोझ है, समाज का डर है, समाज का भय है। इस वजह से व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। इसलिए दुर्खीम इसको सामान्य मानते हैं। दुर्खीम कहते हैं व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं रोल किसका होता है? समाज का। हर किसी चीज़ मतलब जो भी करता है वो दोषी किसको मानता है? समाज को मानता है। वो अच्छा करता है तो उसके पीछे समाज है, अगर वो कुछ गलत करता है तब भी उसके पीछे क्या है? किसकी वजह से? समाज की वजह से। हर किसी चीज़ का जो वो क्रेडिट जो देता है वो किसको देता है? समाज को देता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो ये दुर्खीम थे, ये बता दूं, ये वहाँ के फ्रांस के रहने वाले थे। एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? तो ये किसका है? ये है मैक्स वेबर का। ऑप्शन नंबर बी राइट, मैक्स वेबर।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, दुर्खिम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है, किसका है ये? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रकार्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। चलो, दुर्खिम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम दुर्खिम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले तो इमाइल दुर्खिम कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। और जो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 15 अप्रैल 1858। और इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य, उन्होंने जो सोशल फैक्ट बताए हैं वो 3 बताए हैं। कौन कौन से? वो सोशल फैक्ट 3 कौन कौन से हैं? वो हैं, पहला तो है सुसाइड, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, आत्महत्या। दूसरा है रिलीजन, धर्म। और तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन, एक मिनट, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो दुर्खिम हैं उन्होंने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। कितने? 3 प्रकार बताए हैं आत्महत्या के। कौन कौन से हैं? अहमवादी, परार्थवादी और विसंगतवादी। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि 4 प्रकार। चौथा प्रकार कौन सा आएगा उसमें? जो लिखा हुआ आता है भाग्यवादी। लेकिन बता दूं मैं आपको कि जो इन्होंने जो पहले जो लिखा था आत्महत्या के बारे में, तो 3 ही प्रकार बताए थे। जो इनकी ओरिजिनल कॉपी है उसमें सिर्फ अहमवादी और परार्थवादी, विसंगतवादी। जो ये चौथा जो भाग्यवादी है, भाग्यवादी, ये इन्होंने बाद में ऐड किया है। जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी उसके बाद इन्होंने भाग्यवादी एक और जोड़ दिया था, जिसमें कि तो अहमवादी क्या है? इसमें समाज, व्यक्ति और शिथिल, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जो हूँ मैं हूँ, कहते सुसाइड, इगोइस्ट, वो सब कुछ अपने आप को ही समझने लगता है। और परार्थवादी में बताया है इन्होंने व्यक्ति, समाज और मजबूत। विसंगतवादी में बताया है आकस्मिक परिवर्तन जो होते हैं, सडनली जो चेंजिंग आ जाती है उसके साथ हमें कैसे ढलना है, क्या करना है। और जो ये भाग्यवादी चौथा जो आत्महत्या का प्रकार था उन्होंने जोड़ा, उसमें बताया है विधवाओं, जैसे बधुआ मजदूर हो गए, दास प्रथा, भाग्यवादी में इनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्लियरिटी कम है, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। यह किसका तर्क है कि पद्धतिये रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? तो ये है दुर्खिम। किसका? दुर्खिम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि क्रांति इतिहास का इंजन है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स का एक कोटेशन और है जो मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं रचता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए?
तो वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूल प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? सामूहिक प्रतिनिधित्व, जहाँ भी सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात आए वहाँ पर आंख बंद करके इमाइल दुर्खिम को आप टिक मार्क कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगे कि ये समाज को ही सब कुछ डिनोट कर रहा है तो वहाँ पे भी आप इमाइल दुर्खिम को टिक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? तो वो हुआ है, किसने कहा, वेबर। वेबर ने कहा कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। जो वेबर है ये भी क्या है, कैपिटलिज्म, जैसे कार्ल मार्क्स पूंजीवादी है ना, उस पर फोकस करते हैं, वेबर भी उसी पर करते हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में। जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसका अध्ययन करते हैं वेबर, उसमें बताते हैं कि धन कमाना ही मतलब कर्म बताते हैं, सबसे अच्छा काम है धन कमाना। अगर कोई व्यक्ति जब तक वो कार्य करने लायक है काम करता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं, वही उसके लिए आदर्श है, सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत कर्म की पहचान कीजिए। अब इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। पहला है स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक रूपांतरण, वर्ग संघर्ष। गलत है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण। ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण। इसको हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो हमें एक ये ट्रिक समझ लो, या कैसे भी याद करने का जो तरीका है, अपनी खुद की ट्रिक भी आप बना सकते हैं। जो मैंने याद किया है मैं आपको बता देती हूँ। स्वयं में वर्ग, पहले क्या होती है, मैं की भावना आती है ना, स्वयं में वर्ग, फिर स्वयं के लिए, और उसके बाद वर्ग संघर्ष, ये सबसे छोटा है, देखो वर्ग संघर्ष जो है ये सबसे छोटा लग रहा है तो ये बीच में आ जाएगा। और उसके बाद सामाजिक रूपांतरण, हम बात कर रहे हैं समाज की, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे एरिया है वो समाज का है, सबसे लास्ट में आ रहा है समाज। समाज के अंदर सभी, समाज ने क्या है, सभी को समेट लिया है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ये रिपीटेशन हो गया, 16 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं? अब यहाँ पे 5 के 5 जो हैं वो दे दिए हैं, दासत्व, प्राथमिक साम्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, ये पांचों ही उन्होंने बताए हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहता है, उसने इन अवस्थाओं को किस क्रम में रखा है। अब हमें क्या है, इसको सीक्वेंस में लगाना है, सबसे पहले कौन सा आता है उसके बाद कौन सा आता है, ऐसे लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्राथमिक साम्यवाद, प्राथमिक मतलब पहला, तो आप ऐसे सोच सकते हैं प्राथमिक साम्यवाद ये पहले आता है। और उसके बाद आता है क्या, दासत्व, ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये दूसरा हो जाएगा दासत्व। उसके बाद आता है सामंतवाद, ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। फिर आएगा पूंजीवाद जो अब चल रहा है, और पूंजीवाद के बाद आएगा हमारा समाजवाद, ये 5वें पे है, तो ये आ गया 5वें पे। तो सबसे पहले आएगा प्राथमिक साम्यवाद, फिर आएगा दासत्व, उसके बाद सामंतवाद, उसके बाद पूंजीवाद जो अब चल रहा है हमारे उसमें, और फिर समाजवाद। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की जहाँ भी बात आती है आंख बंद करके बिल्कुल दुर्खिम पे आपको टिक मार्क कर देना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सर्व विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है। तो यहाँ पे किसने किया है, क्वेश्चन नंबर 19 में सर्व विभाजन का ये किया है मार्क्स ने। लेकिन अगर यहीं पे बात करता सर्व विभाजन के कारण सामाजिक तथ्य की बात करता तो हमारा आंसर होता दुर्खिम। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है। तो मूल्य की बात कौन करता है, मैक्स वेबर करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी। ये एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है वर्सेटहन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा हुआ है किसका, मैक्स वेबर। अब देखो आपको बता देती हूँ कि मैक्स वेबर का नाम मेन चीज़ें जो उनके शब्द जो यूज होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो हो गया वर्सेटहन उपागम या आदर्श प्रारूप, आदर्श विधि, या हो गया मूल्य, ये सारी चीज़ें, या प्रोटेस्टेंट रिलीजियस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, ये कौन बात करता है इन सब चीज़ों पर, मैक्स वेबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समिति माना है, तो वो माना है कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत था कि क्रांतियाँ इतिहास की वाहक हैं। क्रांतियाँ इतिहास की वाहक है, तो ये है कार्ल मार्क्स। एक कोटेशन हमें बार बार रिपीट करना है जिससे हमारे दिमाग में ये फिट हो जाए, हम बिल्कुल ना भूलें। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं रचता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है। तो ये किसका विचार है, मैक्स वेबर। कौन सा राइट आंसर है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किसके, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक थे, कौन थे। तो वो थे कौन, मैक्स वेबर। लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में किसका नाम संबद्ध है। तो वो है मैक्स वेबर। कौन, मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है। तो ये बताया है इमाइल दुर्खिम ने। सामान्य, जहाँ पे सामान्य आ जाए ये भी एक है, इमाइल दुर्खिम की तरफ आपको जाना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28, ये रिपीटेशन हो गया इन क्वेश्चनों का। 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा। वेबर के अनुसार
परिस्थिति वर्ग निम्नलिखित द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी, जीवन शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता में वास्तविकता स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कार्ल मार्क्स। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसे हमें सीक्वेंस में लगाना था, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और सामाजिक। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? कामगार का अलगाव, तो वो है, पहला है यहाँ पे उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप को अलगाववाद के कारण। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आज के थे हमारे ये 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।